चेतक बिजली की तरह अंधेरे से बाहर निकला और उसके साथ महाराणा प्रताप, जिनके हाथ में विशाल भाला था और आंखों में ज्वाला। पहले ही प्रहार में भाले ने शत्रु को घोड़े समेत धरती पर सुला दिया। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच फैला मेवाड़ उस समय केवल एक राज्य नहीं था, वह स्वाभिमान का प्रतीक था। दिल्ली की सल्तनत अकबर के अधीन थी, पर मेवाड़ की धरती आज भी स्वतंत्र सांस लेती थी। इस स्वतंत्रता का नाम था महाराणा प्रताप। अकबर ने कई बार संदेश भेजे, संधि के प्रस्ताव रखे, सम्मान और वैभव का लालच दिया, पर हर बार उत्तर एक ही मिला, मेवाड़ झुकेगा नहीं। अकबर समझ चुका था कि युद्ध के मैदान में प्रताप को हराना आसान नहीं, इसलिए उसने एक गुप्त और निर्दयी योजना बनाई। उसने अपने साम्राज्य के 40 सबसे खतरनाक योद्धाओं को चुना, जिन्हें तलवार, भाले, तीर, छल और छाया में लड़ने की कला सिखाई गई थी। ये योद्धा भेदक चालीसा कहलाए, जिनका उद्देश्य था महाराणा प्रताप को किसी भी तरह समाप्त करना। एक अमावस्या की रात, जब चांद तक आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था और अरावली के जंगल गहरे अंधकार में डूबे थे, भेदक चालीसा चुपचाप मेवाड़ की सीमाओं में दाखिल हो गए। उन्हें बताया गया था कि प्रताप का शिविर पहाड़ियों के बीच कहीं अस्थायी रूप से लगा है। वे साए की तरह बढ़े, हर कदम सोच समझकर रखा, पत्तों की सरसराहट तक दबा दी। उन्हें भरोसा था कि संख्या और चालाकी के बल पर वे इतिहास बदल देंगे, पर वे यह भूल गए थे कि जिस धरती पर वे चल रहे थे वह महाराणा प्रताप की थी। जैसे ही पहला सैनिक आगे बढ़ा, अचानक जंगल में घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दी। अगले ही क्षण एक गर्जना आकाश में फैल गई। जय एकलिंग जी! चेतक बिजली की तरह अंधेरे से बाहर निकला और उसके साथ महाराणा प्रताप, जिनके हाथ में विशाल भाला था और आंखों में ज्वाला। पहले ही प्रहार में भाले ने शत्रु को घोड़े समेत धरती पर सुला दिया। अंधेरा जैसे चीर दिया गया हो। भेदक चालीसा ने चारों ओर से घेर लिया, तीर चलने लगे, तलवारें टकराईं, पर प्रताप हर दिशा में मृत्यु बनकर घूम रहे थे। चेतक की गति और प्रताप की शक्ति ने युद्ध को एकतरफा बना दिया। भाले का हर वार किसी योद्धा का अंत लिख रहा था। तलवारें प्रताप के शरीर को छू भी न पाती, उससे पहले उनका वार पड़ता। जंगल युद्ध भूमि बन चुका था, धरती रक्त से लाल हो रही थी। चालीसा के योद्धा, जिन्हें कभी भय नहीं लगता था, अब एक एक कर पीछे हटने लगे। वे समझने लगे थे कि वे किसी साधारण राजा से नहीं, बल्कि मेवाड़ की आत्मा से लड़ रहे हैं। जब रात ढलने लगी और पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई दी, तब 40 में से आधे से अधिक योद्धा धरती पर पड़े थे। भेदक चालीसा के सेनापति ने अंतिम प्रयास किया। 7 बचे योद्धाओं को इकट्ठा कर उसने एक साथ आक्रमण का आदेश दिया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो संख्या भारी पड़ जाएगी, पर उसी क्षण प्रताप ने चेतक को एड़ी लगाई और भाले को पूरी शक्ति से घुमाया। वह वार ऐसा था मानो स्वयं काल ने प्रहार किया हो। 2 योद्धा एक ही वार में गिर पड़े, बाकी घबराकर पीछे हटने लगे। सेनापति की तलवार प्रताप के कवच से टकराई, पर अगले ही पल प्रताप के वार ने उसे घुटनों पर ला दिया। भोर होते होते जंगल में सन्नाटा छा गया। बचे हुए कुछ योद्धा प्राण बचाकर भाग चुके थे। महाराणा प्रताप घायल थे, शरीर पर घाव थे, पर चेहरा अडिग था। उन्होंने अरावली की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा कि जब तक मेवाड़ की मिट्टी में स्वाभिमान है, तब तक कोई भी साम्राज्य उसे झुका नहीं सकता। उस दिन भेदक चालीसा का अंत नहीं हुआ, बल्कि उनकी हार इतिहास में लिख दी गई। अकबर तक जब यह समाचार पहुंचा, तो उसने पहली बार स्वीकार किया कि महाराणा प्रताप को युद्ध, छल या भय से नहीं हराया जा सकता। आज भी कहा जाता है कि अरावली की हवाएं उस रात की कहानी सुनाती है, जब 40 आए थे, पर मेवाड़ का सिंह अकेला ही अडिग खड़ा रहा।